सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए भारत ऑस्ट्रेलिया की द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं सुबोध मिश्रा। नमस्कार श्रोताओं, आज सुर्खियों में हम चर्चा करेंगे भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गहराते द्विपक्षीय रक्षा संबंधों पर। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विशेषज्ञ और जेएनयू के प्रोफेसर डॉक्टर राहुल मिश्रा, जो हमें इसकी बारीकियां समझाएंगे। डॉक्टर राहुल, स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर राहुल, अगर हम ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो भारत ऑस्ट्रेलिया रक्षा संबंध किन चरणों से गुजरते हुए आज की रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचे हैं, लेकिन आपके उत्तर से पहले आइए सुनते हैं कि हमारे रक्षा मंत्री और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधि ने क्या कहा है। Over the past few years, India and Australia have witnessed a remarkable transformation in our bilateral relations. What began as a strong friendship has evolved into a comprehensive strategic partnership. Our defense industrial partnership, based on joint research and development, innovation, co-creation, and co-production, still has an untapped potential. It is in this context that I see this forum as an important instrument to make India and Australia natural allies in business and industry too. Friends, as I see it, this potential nature alliance has compelling economic reasons to be successful and mutually beneficial. Defence and security cooperation between India and Australia is now one of the strongest pillars of our strategic partnership. And it is extensive, covering maritime domain awareness, information sharing, science and technology, and training. We train together, we plan together, we share information, we share capability. And India's inaugural participation in Australia's exercise Talisman Sabre just a few months ago exemplifies our growing strategic convergence. देखिए सुबोध जी, मुझे लगता है कि अगर हम भारत ऑस्ट्रेलिया के रक्षा संबंधों को देखें तो भारत की स्वतंत्रता के बाद से 1947 से शीत युद्ध का पूरा समय एक ऐसा समय था जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया दो अलग अलग खेमों में थे। भारत किसी खेमे में नहीं था, जिसे हम नॉन अलाइंड ग्रुप कहते हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया हमेशा से ही अमेरिका और ब्रिटेन के सहयोग में काम करता रहा और उस समूह का हिस्सा था। तो 1990 तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों में रक्षा का बहुत योगदान नहीं था। रक्षा संबंधों में बहुत मजबूती या कोई कहें कि इसमें कोई ऊर्जा नहीं थी। और ये सिलसिला 1998 तक जारी रहा, जब भारत ने अपना न्यूक्लियर परीक्षण किया। परमाणु परीक्षण के समय ऑस्ट्रेलिया का जो रिएक्शन था, मुझे लगता है सबसे कठोर और एक तरह से बड़ा हृदयहीन रिएक्शन था, जो उन्होंने हमारे नेवी ऑफिसर्स को भी परमाणु परीक्षण के बाद सीधे वापस भेज दिया था। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे भारत के अमेरिका से संबंध सुधरे और भारत के की आर्थिक शक्ति बढ़ी, ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध भी मजबूत हुए, उसमें रक्षा का योगदान है। तो पहला चरण तो एक तरह से एक दूसरे से बहुत ही दूरी बना के रखने जैसा था। दूसरे चरण में जो 2000 के दशक से शुरू होता है और 2010 तक जाता है, जिसमें परमाणु ऊर्जा के सहयोग और रक्षा के मामले में आपसी चिंताओं को और आपसी जो हित हैं उनको समझने और उस पर काम करने की कोशिश हुई, जिसमें हिंद महासागर के क्षेत्र में दोनों देशों ने आपस में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पे काम किया, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज और ज्वाइंट पेट्रोलिंग पे भी कोशिश की गई। तीसरा जो दौर है, जो क्वाड के 2017 में रिवाइवल के साथ आता है, और इसमें हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 2007-8 में जब क्वाड की बात शिंजो आबे ने की, तो ऑस्ट्रेलिया उसमें एक ऐसा देश था जो क्वाड में नहीं शामिल होना चाहता था। उसकी चिंताएं ये थी कि क्योंकि भारत क्वाड का सदस्य है और चीन के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं है, तो चीन को नाराज करना ठीक नहीं होगा। 2017 तक का ये जो दशक था, इसमें संबंधों में थोड़ी सी वार्मथ आई, थोड़ी सी गर्मजोशी के साथ दोनों देशों ने और उसके नेताओं ने, नीति निर्धारकों ने एक दूसरे को देखा। 17 से लेकर के जो अभी जो चौथा जो फेज है, वो एक ऐसा फेज है जिसमें हम देख रहे हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया न सिर्फ रक्षा चिंताओं और रक्षा हितों में एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, बल्कि उनके जो नेशनल सिक्योरिटी विजन्स है उसमें भी बहुत ज्यादा एक तरह से अलाइनमेंट हो रहा है, जो हमें 2020 की कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से दिखता है, सीएसपी से। और अभी जो बातें हो रही हैं ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए या साइबर सिक्योरिटी, ज्वाइंट इंटेलिजेंस शेयरिंग की, इन सब से हमें लगता है कि अब भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो रक्षा संबंध है वो नई ऊंचाइयों को पहुंच रहे हैं इस चौथे चरण में। जी, तो क्या हम कह सकते हैं कि सीएसपी एक मील का अहम पत्थर था?
जी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीएसपी 2020 में जब इस पर हस्ताक्षर हुए तो उसने नए आयाम खोले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस इन दोनों ही देशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों की बहुत बड़ी कोस्ट लाइन है। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से सागर से घिरा हुआ है और भारत 3 तरफ से सागर से घिरा है, तो इसलिए दोनों ही देशों के लिए अपनी कोस्ट लाइन को और अपने जो मैरीटाइम हित हैं उनको मजबूत करने के लिए साथ आना जरूरी है। जी डॉक्टर राहुल, क्या रक्षा तकनीक और सैन्य उपकरणों के आदान प्रदान को लेकर जो अभी स्थिति है दोनों देशों के बीच, उस सहयोग को आप किस स्तर का मानते हैं फिलहाल जो हालत है? देखिए, फिलहाल जो स्थिति है वो मुझे लगता है कि अभी हमने, जिसको अंग्रेजी में शब्द दिया जाता है कि बेबी स्टेप्स लिए हैं हमने। भारत और ऑस्ट्रेलिया इस पे काम कर रहे हैं। आगे आने वाले समय में इसमें बहुत सारा काम हो सकता है, बहुत सी संभावनाएं हैं और शुरुआत हुई है, एक अच्छी सशक्त शुरुआत हुई है। मुझे लगता है कि आगे भारत और ऑस्ट्रेलिया को साथ काम करने में पहले जो कदम उठाने चाहिए वो शायद इंटेलिजेंस शेयरिंग और साइबर क्राइम है, लेकिन आगे चलकर अगर ज्वाइंट प्रोडक्शन की संभावना बनती है या ऑस्ट्रेलियन कंपनीज भारत में आकर निवेश करें, डीआरडीओ के साथ मिलकर और रक्षा संस्थानों के साथ मिलकर काम करें, तो ये भी एक बहुत अच्छा कदम होगा। लेकिन उसके लिए बहुत सारे लॉजिस्टिकल स्टेप्स हमें लेने होंगे और ऑस्ट्रेलिया को भी ये देखना होगा कि कैसे वो अपने जो रक्षा उत्पादन है उनको अमेरिका से अलग करके भारत के साथ कैसे जोड़ सकता है, या एक क्या ऐसी संभावना, बीच का रास्ता ऐसा मिल सकता है, क्या ऐसी संभावना बन सकती है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों द्विपक्षीय डिफेंस प्रोडक्शन करें। जी, आपने अभी अमेरिका का उल्लेख किया, तो इसके साथ क्या आप प्रकाश डालना चाहेंगे कि क्वाड ढांचे के भीतर भारत ऑस्ट्रेलिया की रक्षा साझेदारी को किस रूप में देखा जा रहा है? क्वाड क्योंकि 4 देशों का समूह है तो उसमें एक कॉमन एजेंडा पर बात होती है। चारों देशों की आम सहमति किसी एजेंडा के मुद्दे पर जबती है तो उसमें चारों देश आपस में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ एक कॉमन मिनिमम एजेंडा या कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसी एक स्थिति है डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मामलों पे। लेकिन अगर भारत और क्वाड का एक सदस्य देश, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो अमेरिका हो या जापान हो, मिलकर किसी मसले पर काम करना चाहते हैं तो उसमें क्वाड एक फैसिलिटेटर के तौर पे काम करेगा। और भले ही अभी क्वाड को लेकर के थोड़ी सी अनिश्चितता बनी है कि इस बार दिल्ली में क्वाड समिट होगी या नहीं होगी, या अमेरिका या अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का उसमें भागीदारी उसमें होगी कि नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद चारों ही देश ये जानते हैं कि क्वाड बहुत महत्वपूर्ण संगठन है और खास तौर पे जो एशियाई देश हैं, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया, उनके लिए इसकी महत्ता बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये तीनों ही देश अब सिर्फ अपने दम पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा और रूल्स बेस्ड ऑर्डर को मेंटेन करने में कहीं ना कहीं अपने को पूरी तरह से सक्षम नहीं पाते हैं। तो इसलिए उन्हें दूसरे देशों की, क्वाड के जो सदस्य देश हैं, उनकी मदद की जरूरत है। तो भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक अच्छी संभावनाएं पेश करता है। जी, और अगर हम दोनों देशों को, भारत और ऑस्ट्रेलिया, तो दोनों ही लोकतांत्रिक हैं और दोनों ही समुद्री शक्तियां हैं, दोनों के पास लंबे चौड़े तट हैं। क्या ये चीजें हैं, ये जो फैक्टर्स हैं, ये इस साझेदारी को और अधिक विश्वसनीय बनाते हैं? ये बड़ा दिलचस्प आपने सवाल पूछा, क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों की कोस्ट लाइन, दोनों के तट बहुत बड़े हैं। ये इस बात से दोनों ही देश हमेशा वाकिफ रहे हैं। लेकिन ये बात कि हम दोनों देशों को साथ मिलकर काम करना चाहिए, साथ मिलकर एक अपनी एक कलेक्टिव स्ट्रेटजी बनानी चाहिए, ये जैसा मैंने पहले कहा, ये 2000 के दशक के बाद से ही दोनों देशों के नीति निर्धारकों में इस बात को लेकर सहमति बनी। 1990 के दशक में जब भारत पहला अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खरीद रहा था, एनएस चक्रा, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया 2 देश ऐसे थे जिन्होंने इसका मुखर तौर पर विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर भारत अपनी नेवी की शक्तियों को बढ़ाएगा तो हमारी सुरक्षा को खतरा है। तो मुझे लगता है कि ये जो परिवर्तन हुआ, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। MH370 जो मलेशियाई हवाई जहाज जब गायब हुआ, उसमें इसका मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रमाण मिला कि भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर कैसे काम कर सकते हैं। ये दोनों ही देशों ने उस एयरक्राफ्ट के सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाए, मिलकर साथ चलाए। हालांकि सफलता नहीं मिली, लेकिन इससे दुनिया ने देखा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया जो 2 बड़ी शक्तियां हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में, खासतौर पे इंडियन ओशन के क्षेत्र में, वो अगर साथ आए तो कितने महत्वपूर्ण और कितने बड़े काम हो सकते हैं। जी, और अभी जो आप बता रहे थे उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रश्न उभरता है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में जो उभरती हुई सुरक्षा चुनौतियां हैं, खासकर दक्षिण चीन सागर के तनाव की बात करें तो ये जो भारत और ऑस्ट्रेलिया का सहयोग है, ये क्षेत्रीय स्थिरता में किस तरह से योगदान दे सकता है? भारत एक राइजिंग पावर, एक उभरती हुई महाशक्ति है 2047 तक, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि भारत एक विकसित देश बनेगा। भारत अभी 4थी विश्व की सबसे बड़ी
चौथी महाशक्ति है, सैन्य तौर पे भी भारत एक बहुत बड़ा देश है। इस पूरे क्षेत्र में भारत को माना जाता है ये एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर टू क्राइसिस है। वैसे ही ऑस्ट्रेलिया को भी माना जाता है कि साउथ पैसिफिक के क्षेत्र में वो एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर है, वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। जब ये दोनों देश मिलते हैं और दक्षिण चीन सागर की सुरक्षा स्थिति को देखा जाता है तो मुझे लगता है कि दोनों ही देश इस बात से वाकिफ हैं कि कुछ गतिविधियां ऐसी हुई हैं जो दक्षिण चीन सागर में चीन के द्वारा की गई हैं, जिनको रूल्स बेस्ड ऑर्डर के लिए सही नहीं माना जाता, और ये दोनों देश उस पर मिलकर काम कर रहे हैं। हालांकि कूटनीतिक तौर पे एक आम राय इन दोनों देशों में और तमाम दुनिया के देशों में बन चुकी है कि दक्षिण चीन सागर में कुछ भी उथल पुथल नहीं होनी चाहिए और उसके लिए इन देशों को साथ आना है। सैन्य तौर पे भारत और ऑस्ट्रेलिया दक्षिण चीन सागर में अभी फिलहाल कोई ऐसी द्विपक्षीय कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन क्षेत्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यवस्था को अगर देखा जाए तो साउथ पैसिफिक में भी और जो भारत से जुड़े हुए क्षेत्र हैं, चाहे वो बंगाल की खाड़ी हो या हिंद महासागर हो, दोनों ही क्षेत्रों में ऑस्ट्रेलिया और भारत साथ मिलकर काम कर रहे हैं। पायरेसी से निपटने में लिए, नारकोटिक्स से निपटने के लिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, गन रनिंग या इलीगल जो आर्म्स ट्रेड है, इन तमाम मुद्दों को कैसे मिलकर इनसे कैसे निपटा जाए, इस पे भारत और ऑस्ट्रेलिया काम कर रहे हैं। जी, और भारत की मेक इन इंडिया पहल के संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया सैन्य उत्पादन, निवेश या सह उत्पादन के कैसे अवसर देख सकता है, इस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले सुनते हैं कि रक्षा मंत्री ने इस पर क्या कहा है। DRDO and Australia Defence Science and Technology Group are already collaborating on towed array sensors. Later this year, collaboration in fields of quantum technology, artificial intelligence, cyber security, information warfare, and advanced science and technology are set to be explored. Indian companies now export to around 100 countries. Friends, strategic reforms such as Make in India, production-linked incentive schemes, and a digital transformation have fostered a conducive environment for innovation, investment, and manufacturing growth. India's young and skilled workforce, expanding infrastructure, and rising technological capabilities are further strengthening its role as a global economic hub and reliable partner in resilient supply chains. पिछले 11 सालों में भारत ने अपने आप को वैश्विक स्तर पे एक बड़े रक्षा उत्पादक देश के तौर पे, एक डिफेंस एक्सपोर्टर देश के तौर पे स्थापित किया। आज 100 से ज्यादा देशों में भारत के डिफेंस इक्विपमेंट्स एक्सपोर्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में, और ब्रह्मोस मुझे लगता है उसमें सबसे बड़ा एक उदाहरण है, आकाश मिसाइल्स है। ऑस्ट्रेलिया क्योंकि उसके पास डिफेंस टेक्नोलॉजी है, उसके पास क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उसमें भी ये एक तरह की आकांक्षा है कि वो भारत के साथ मिलकर काम करे। तो मुझे लगता है दोनों देशों में ज्वाइंट कोलैबोरेशन की एक बहुत अच्छी संभावना निकल के आती है। ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों ही देशों के जो रेलेवेंट संस्थान हैं, उन दोनों ने आपस में काम करना भी इस पर शुरू किया। जैसा कि हमने सुना, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी इस बारे में प्रकाश डाला अपने वक्तव्य में और मंत्रियों के साथ अपनी मुलाकातों में। तो संभावनाएं बहुत सारी हैं और ये एक ऐसा सेक्टर है जिसमें भारत और ऑस्ट्रेलिया अगर मिलकर काम करते हैं तो डिफेंस के वो सेक्टर्स कवर होंगे जो भारत और रूस या भारत और इजराइल या भारत और कोरिया, भारत और ताइवान, भारत और जापान के पास नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की जो रक्षा उत्पादन की क्षमताएं हैं वो अलग हैं और उनकी जो कोर कॉम्पिटेंस जिसे हम कहते हैं वो भी अलग है। तो भारत के लिए ये बहुत अच्छा मौका होगा कि ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर काम करे। और पहले भी इस बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था कि अगर ऑस्ट्रेलिया भारत में आकर निवेश करता है रक्षा संबंधी क्षेत्रों में, तो मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड की जो उनकी संकल्पना है वो भी साकार होगी और वो मुझे लगता है बहुत बड़ा योगदान करेगी भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाने में। जी, डॉक्टर राहुल, आपने भारत और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा साझेदारी के विभिन्न आयामों पर अपना गहन दृष्टिकोण साझा किया। इससे हमारे श्रोताओं को इस साझेदारी के रणनीतिक महत्व को और बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी। डॉक्टर राहुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे भारत ऑस्ट्रेलिया की द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर राहुल मिश्रा। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे सुबोध मिश्रा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। सुर्खियों में